स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिनर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनक्लेक्स एमसीक्यूज़ की, जो स्पेशली नॉर्थ साउथ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल पर सभी एक धमाकेदार शॉर्ट्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आपको सिर्फ 1 मिनट की लर्निंग के अंदर 1000 एनक्लेक्स के एमसीक्यू कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। तो ज़रूर आप उन शॉर्ट्स को चेक करें ताकि आप डेली छोटी छोटी डोजेज़ में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अ नर्स इज इवेलुएटिंग एंड असेसिंग अ पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक एम्फाइसीमा। क्रोनिक एम्फाइसीमा के साथ एक पेशेंट को डायग्नोसिस किया जा रहा है। द पेशेंट इज रिसीविंग ऑक्सीजन एट ए फ्लो रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट पर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है बाई नेजल कैनुला। विच फाइंडिंग कंसर्न द नर्स इमीडिएटली। इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स को कंसर्न करेगी इमीडिएटली? ऑप्शन फर्स्ट, find basilar crackles by basilar crackles. Option 2, respiratory rate of 8 breath per minute. Option 3, patient sitting up and leaning over the nightstand. Option 4, a large barrel chest. तो इनमें से कौन सी है जो करेगी? एक बार अब क्वेश्चन को दोबारा से रिकैप करने की कोशिश करेंगे हम लोग। पेशेंट को क्या हो रखा है? क्रोनिक एम्फाइसीमा हो रखा है। क्रोनिक एम्फाइसीमा हो रहा है। ऑक्सीजन कितनी चल रही है इसको? 5 लीटर पे उसको ऑक्सीजन चल रही है। और अपने को करना क्या है? विच फाइंडिंग कंसर्न नर्स इमीडिएटली। इनमें से कौन सी जो फाइंडिंग है वो नर्स को क्या करेगी? कंसर्न करेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है यहाँ पे? फाइन बाई बेसिलार क्रैकल्स। तो फाइन बाई बेसिलार जो क्रैकल्स है वो हमें कब देखने को मिलती है? ये नॉर्मली हमें कब देखने को मिलती है? हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? अपना राइट आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने। ऑप्शन 2 क्या है? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रीथ पर मिनट। क्या उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है? ओनली सिर्फ 8 ब्रीथ पर मिनट हो गई है। ठीक है, तो बात करते हैं पेशेंट को क्या हो रखा है? एम्फाइसीमा हो रखा है। पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है? रिटेंशन ऑफ CO2। CO2 का क्या हो रहा है? पेशेंट के अंदर रिटेंशन हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? जो किसको ड्राइव कर रहा है? हाइपोक्सिया को ड्राइव कर रहा है। किस चीज़ को ड्राइव कर रहा है? हाइपोक्सिया को ड्राइव कर रहा है। अगर इस टाइम पे उसकी जो O2 की डिमांड है, O2 डिमांड है, O2 डिमांड है वो कैसी है? इंक्रीज, बढ़ी हुई O2 डिमांड है। ठीक है, तो अगर उसको ज़्यादा मतलब कि अगर उसको जो ऑक्सीजन है वो कम दे रहा है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी है? 8 बीट पर मिनट है। तो यही क्या होगा? हमारा कंसर्न रहेगा। अगर इससे ज़्यादा उसको क्या करते हैं हम? वो देते हैं ऑक्सीजन देते हैं 5 लीटर ब्रीथ पर मिनट से क्या देते हैं उसको? ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो क्या हो सकता है? सप्रेस हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो कंसर्न रहेगा वो क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रीथ पर मिनट। 8 ब्रीथ पर मिनट का क्या रेस्पिरेटरी रेट है जो यहाँ पे अपना मेन कंसर्न होने वाला है। क्योंकि अगर एम्फाइसीमा है प्लस हाई फ्लो रेट ऑक्सीजन दे दिया उसको, क्या? एम्फाइसीमा प्लस हाई फ्लो O2 दे दिया, तो ये दोनों किस चीज़ को लीड करेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। किस चीज़ को? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को लीड करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन कंसर्न रहेगा जिस पे इमीडिएटली करना है वो क्या है? रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रीथ पर मिनट। इसलिए उसको क्या करनी है? अपने को रेस्पिरेटरी रेट बढ़ानी है। यहाँ पे क्या करनी होगी? उसको रेस्पिरेटरी रेट अपने को बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है? पेशेंट सिटिंग अप एंड लीनिंग ओवर द नाइट स्टैंड। ये क्या है? कौन सी पोजिशन है? ट्राईपॉड पोजिशन है। कौन सी पोजिशन है? ट्राईपॉड पोजीशन, जो किस में देखने को मिलती है? COPD में। COPD और एस्थमा में देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे कंसर्न नहीं है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? अ लार्ज बैरल चेस्ट। ये भी किस चीज़ का? क्रोनिक एम्फाइसीमा को दिखाता है, जो क्या है? लॉन्ग टर्म का साइन है। किस चीज़ का साइन है? साइन ऑफ
लॉन्ग टर्म डिजीज़, लॉन्ग टर्म डिजीज़ का साइन, ये भी अपना यहाँ पे मेन कंसर्न नहीं होने वाला। राइट आंसर वो क्या होने वाला, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, असिस्टिव पर्सनल बोल रहा है द नर्स दैट पेशेंट हु इज़ रिसीविंग ऑक्सीजन एट फ्लो रेट ऑफ 6 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला से 6 लीटर पर मिल रही है, रिपोर्टिंग नेजल पैसेज डिस्कम्फर्ट, व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स सजेस्ट टू एपी टू इम्प्रूव द पेशेंट कंसर्न। क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक एपी आके बता रहा है, असिस्टिव पर्सनल आके बता रहा है क्या उसको नेजल पैसेज के अंदर क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, 6 लीटर पे उसका क्या चल रहा है, O2 चल रही है। अब नर्स ऐसा कौन सा काम है, ध्यान देने वाली बात है, नर्स ऐसा कौन सा काम है जो उसको बोलेगी कि जाओ और आप करो, ठीक है। एपी को बोल रही है, एपी इनमें से कौन सा काम है जो आसानी से कर पाएगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अप्लाई वाटर सॉल्यूबल जेली टू द नेयर्स, नोस्ट्रिल्स पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा वाटर सॉल्यूबल जेली। ऑप्शन 2, यूज़ अ सिंपल फेस मास्क इंस्टेड ऑफ नेजल कैनुला की जगह क्या करेगा, सिंपल फेस मास्क यूज़ करेगा। ऑप्शन 3, प्रोवाइड द पेशेंट विद एन एक्स्ट्रा पिलो, पेशेंट को क्या कर देगा, एक्स्ट्रा पिलो प्रोवाइड करवा देगा। ऑप्शन 4 क्या है, हैव द पेशेंट सिट अप इन चेयर एट बेड साइड के ऊपर क्या कर देगा, उसको जाके चेयर पे बिठा देगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, हैव द पेशेंट सिट अप इन चेयर एट बेड साइड के ऊपर चेयर के ऊपर बिठा देगा। पोजीशन से ऑक्सीजन तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन इससे क्या नेजल इरिटेशन का सॉल्यूशन हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, नेजल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन तो अपना क्या है, कंसर्न ही नहीं है, तो यहाँ पे ये अपना क्या है, राइट आंसर नहीं होने वाला, जो क्या है प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द पेशेंट विद एन एक्स्ट्रा पिलो भी किस चीज़ के लिए है, कंफर्ट के लिए है, फॉर इस चीज़ के लिए, कंफर्ट के लिए है। लेकिन इससे ऑक्सीजन और इससे नेजल ड्राइनेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नेजल इरिटेशन पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये भी क्या है, राइट आंसर नहीं होना। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, यूज़ अ सिंपल फेस मास्क इंस्टेड ऑफ नेजल कैनुला कर लो। ये ऑक्सीजन डिलीवरी मेथड का चेंज करना हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी का मेथड ही चेंज कर दे। तो ऑक्सीजन जो डिलीवरी मेथड है वो कब चेंज होता है, जब डॉक्टर क्या कर दे, जब क्या हो, किसका ऑर्डर हो, डॉक्टर का ऑर्डर हो। किसके ऑर्डर पे, ऑन डॉक्टर के ऑर्डर पे चेंज हो सकता है। यहाँ पे तो उसको कौन बोल रही है, व्हाट द नर्स शुड सजेस्ट, नर्स कौन सी चीज़ सजेस्ट करिए, मतलब नर्स क्या नहीं बोल सकती। ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट आंसर नहीं होने। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, अप्लाई वाटर सोल्यूबल जेली टू नेयर्स, उसके नेयर्स पे क्या बोलेंगे कि क्या लगा दें, वाटर सोल्यूबल जेली लगा दें। हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही है जो क्या कर सकती है, इरिटेशन एंड ड्राइनेस कर सकती है। क्या कर सकती है, इरिटेशन प्लस ड्राइनेस कर सकती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, वाटर सोल्यूबल जेली लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम जेली का यूज़ नहीं करते हैं, नॉट पेट्रोलियम जेली का क्या है, यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, फायर हैज़ार्ड कर सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते। किसका यूज़ करते हैं, वाटर सोल्यूबल जेली का जो अपने यहाँ पे यूज़ करते हैं। वाटर सोल्यूबल जेली बिल्कुल क्या है, सेफ़ है और इफेक्टिव रिलीफ करती है। सेफ़ एंड इफेक्टिव रिलीफ के लिए वाटर सोल्यूबल जेली का यूज़ करेंगे। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा क्या है, बड़े क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी थोड़ी टफ हो सकती है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द नर्स इज टीचिंग असिस्टिव पर्सनल को टीच करिए टू चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमेट्री। व्हाट विल द नर्स बी श्योर टू टेल एपी अबाउट पेशेंट विथ डार्कर स्किन, जिस पेशेंट की डार्कर स्किन है उसके बारे में क्या स्पेशल बताएगी नर्स, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं 1 बाय 1। ऑप्शन फर्स्ट, बी अवेयर दैट पेशेंट विद डार्कर स्किन यूजुअली शो 3 to 5% हाइयर ऑक्सीजन सेचुरेशन कंपेयर्ड विथ लाइट स्किन पर्सन। जो लाइट स्किन पर्सन होते हैं उनसे ज़्यादा उसकी सैचुरेशन होती है। ऑप्शन 2, यूजुअली डार्क स्किन पर्सन बिलो शो है 3 to 5% लोअर सैचुरेशन बाय पल्स ऑक्सीमेट्री देन लाइट स्किन पेशेंट के कंपैरिजन में लोअर रहती है। ऑप्शन 3,
With a dark skin patient, you may get more accurate result by measuring pulse oximetry on patient's toe के ऊपर अगर मेजर करोगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे. ऑप्शन 4 more accurate result from continuous pulse oximetry monitoring than spot checking when the patient has darker skin. darker skin की क्या करनी है, कंटिन्यूस क्या करनी है, आपको मॉनिटरिंग करनी है. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है, उसके अंदर बढ़ जाती है. जी नहीं, ऑक्सीजन सैचुरेशन यहाँ पे बढ़ती नहीं है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो क्या हो जाती है, लोअर देखने को मिलती है. ऑप्शन 2 है क्या राइट आंसर होगा ना, क्या देखने को मिलती है, लोअर देखने को मिलती है, डिक्रीज देखने को मिलती है. कैसे देखने को मिलती है, यूजुअली क्या होता है, डिक्रीज देखने को मिलती है, क्योंकि पल्स ऑक्सीमेट्री में क्या होती है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है, किस चीज़ पे बेस्ड होती है पल्स ऑक्सीमेट्री, बेस्ड ऑन लाइट अब्जॉर्प्शन. किस चीज़ पे बेस्ड होती है, लाइट अब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होती है, और उससे क्या होती है, SpO2 अपनी क्या होती है, मेजर होती है. डार्कन स्किन के टोन्स में पिगमेंटेशन की वजह से जो रीडिंग है वो क्या हो जाती है, स्लाइटली कम हो जाती है, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं कर पाती है लाइट. ठीक है, तो इस टाइम पे जो नर्स है वो AP को क्या बताएगी कि वैल्यूज़ को करेक्ट इंटरप्रेट करना है कि 3 से 4% क्या हो सकती है, उसकी लो आ सकती है. 3 से 4% उसकी सैचुरेशन कैसी हो सकती है, थोड़ी बहुत लो आ सकती है. ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर होने वाला है. ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, विथ अ डार्क स्किन पेशेंट यू मे गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट बाय मेजरिंग पल्स ऑक्सीमेट्री ऑन टोज. पूरे स्किन का कलर ही क्या उसका एक जैसा है, तो टोज से भी यहाँ पे क्या रिलेशन नहीं होगा. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मोर एक्यूरेट, ये भी क्या है, कोई राइट आंसर नहीं होने. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मोर एक्यूरेट नहीं होने, क्योंकि आने वाला तो उतना ही है. तो इतना ध्यान रखना है आपको, जो एजुकेशन लेनी है वो क्या है, डार्कर स्किन टोन्स में जो SpO2 है वो क्या होती है, 3 to 5% लो शो होती है. ऑलवेज को रिलेट करना है इसके साथ में क्लिनिकल असेसमेंट, जो भी उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ रही है उसके साथ क्या करना है, पल्स ऑक्सीमेट्री को क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, उसके बाद ही क्या होगा, उसका राइट इंटरप्रिटेशन आएगी, राइट इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. The nurse is supervising a student nurse who is performing tracheostomy care for a patient. Which action by the student would cause the nurse to intervene? ठीक है, एक स्टूडेंट नर्स है जो क्या कर रही है, ट्रेकियोस्टोमी की क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है. ऐसा कौन सी गलती कर रही है या कुछ गलत स्टेप ले लिया है उसने, जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, नर्स को बीच में आके बोलना पड़ेगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है. ऑप्शन फर्स्ट, सक्शनिंग द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब बिफोर परफॉर्मिंग ट्रेकियोस्टोमी केयर, सक्शनिंग करनी है. ठीक है. ऑप्शन 2, रिमूविंग ओल्ड ड्रेसिंग एंड क्लियरिंग ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन, रिमूव करनी है ओल्ड ड्रेसिंग को और एक्सेसिव सिक्रेशन को क्या करना है, हटाना है. ऑप्शन 3, रिमूविंग द इनर कैनुला एंड क्लीनिंग यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ क्या करना है, उसको क्लीन करना है. ऑप्शन 4, रिप्लेसिंग द इनर कैनुला एंड क्लीनिंग द स्टोमा साइड को क्या करना है, उसके बाद फिर से क्या कर देना है, अपने को क्लीन कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि ऐसे कौन सा गलत स्टेप ले लेगा, क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेप. ठीक है, कि कौन सी गलती करेगा उसको आपको क्या करना है, फाइंडिंग करना है. ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, सक्शनिंग बिफोर केयर. ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि आप क्या करोगे, सक्शनिंग करोगे ट्रेकियोस्टोमी केयर से पहले. तो ये क्या है, सही चीज़ है. ठीक है, सही चीज़ है, ये सक्शनिंग करनी चाहिए ताकि क्या हो जाए, जो सिक्रीशन है, ठीक है, सिक्रेशन सा जो क्या हो जाए, क्लियर आउट हो जाए. तो ये क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए नर्स क्या है, इंटरवेंट नहीं करी, ये सही ऑप्शन होने वाला है. ऑप्शन 2, रिमूविंग द ओल्ड ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग ऑफ एक्सेसिव सिक्रेशन. ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क इससे क्या होगा, कम होगा, और यही करते हैं ड्रेसिंग के, अगर ट्रेकियोस्टोमी की केयर करें. तो ये भी क्या है, नहीं. ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, रिमूविंग द इनर कैनुला एंड क्लीनिंग यूजिंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन. रिमूव करेंगे, क्या करोगे, इनर कैनुला को. ट्रेकियोस्टोमी केयर क्या है, एक क्या होती है, एक स्टराइल प्रोसीजर होता है. कैसा होता है, स्टराइल. कौन सा प्रोसीजर होता है, स्टराइल प्रोसीजर होता है. ठीक है, स्टराइल
प्रोसीजर होता है, क्योंकि डायरेक्ट किसके साथ कर रहे हो आप, एयरवे के साथ काम हो रहा है। यहाँ पे किस चीज़ के साथ काम हो रहा है, डायरेक्टली किसके साथ, एयर वे के साथ में। यहाँ पे जो जो नर्स है वो क्या है, सिर्फ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो काम होता है वो किस चीज़ के साथ होता है, स्ट्राइल चीज़ों के साथ काम होता है, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट नर्स है वो इनर कैनुला को सिर्फ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ क्लीन करेगी तो इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, इसलिए नर्स को तुरंत क्या करना पड़ेगा, इंटरवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्राइल प्रोसीजर क्या होता है, कैसा होता है, स्ट्राइल प्रोसीजर। तो ये क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, रिप्लेस इनर कैनुला एंड क्लीनिंग द स्टोमासाइड। ये प्रॉपर स्ट्राइल ट्रेकियोस्टोमी केयर का पार्ट है। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और करेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होना। क्वेश्चन के हिसाब से जो अपना राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्स इज सुपरवाइजिंग एन RN रजिस्टर्ड नर्स हु फ्लोटेड फ्रॉम medical surgical unit to emergency department. The float nurse is providing care to patient admitted with anterior epistaxis. Anterior epistaxis के साथ क्या करिए, नोज ब्लीड के साथ केयर प्रोवाइड किया। Which direction would the supervisor nurse clearly provide the nurse select that all apply? साटा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, साटा क्वेश्चन है, साटा क्वेश्चन है। एक नर्स है जो गई है किसी और जगह पे और जाके क्या कर रही है, नोज ब्लीड के केस को क्या कर रही है, हैंडल कर रही है। तो जो रजिस्टर्ड नर्स है वो उसको कौन से ऐसे क्लियरली गाइडलाइन करवाएगी, ठीक है। तो उसके अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, वो क्या करने हैं, अपने को सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, पोजीशन द पेशेंट सुपाइन एंड टर्न ऑन हिज साइड। पेशेंट को कौन सी पोजीशन दे दो, सुपाइन पोजीशन दे दो। ऑप्शन 2, अप्लाई डायरेक्ट लेटरल प्रेशर टू द नोज फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए क्या करो, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो नोज़ के ऊपर। नोज़ के ऊपर क्या करो, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो। ऑप्शन 3, मेंटेन स्टैंडर्ड बॉडी सब्सटेंस प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड बॉडी सब्सटेंस प्रिकॉशन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, अप्लाई आइस और कूल कंप्रेसर टू द नोज। नोज के ऊपर क्या कर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 5, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ब्लो द नोज फॉर सेवरल आवर्स। कुछ घंटों के लिए ब्लो नहीं करना है नोज को। ऑप्शन 6, टीच द पेशेंट अवॉइड विगोरियस नोज ब्लोइंग। विगोरियस नोज ब्लोइंग है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। एपिस्टेक्सिस के अंदर क्या एजुकेशन देनी है पेशेंट को, ये देखना, ये करना है ध्यान। मेन क्वेश्चन अपना यही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट को। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, पोजीशन द पेशेंट सुपाइन एंड टर्न ऑन हिज साइड। पेशेंट को क्या कर देंगे, सुपाइन पोजीशन में कर देंगे, ठीक है, और साइड के अंदर लिटा देंगे। ये बिल्कुल ये क्या है, गलत ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो किस में जा सकता है, थ्रोट के अंदर जाने के चांसेस होते हैं। और किस चीज़ का रिस्क हो सकता है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का क्या है यहाँ पे, रिस्क हो सकता है। तो यह भी क्या है, ऑप्शन राइट नहीं होना। ऑप्शन 2 क्या, अप्लाई द डायरेक्ट लेटरल प्रेशर टू द नोज फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए क्या करो, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो प्रेशर जो नॉर्मली जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, वो 5 से 15 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 5 से 15 मिनट का, नॉर्मली कितना मिनट का होना चाहिए, 10 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट का होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 10 मिनट है तो ये भी क्या है, राइट आंसर होने वाली है। जिसको मॉडिफाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं 5 से 15 मिनट। तो ये भी क्या है, यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 5 से 15 मिनट होती है। राइट क्या होती है, 10 मिनट राइट होती है। और उसको क्या करना होता है, कंटिन्यूसली होती है। इसको क्या कर सकते हैं आप, बीच में छोड़ोगे नहीं, कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूसली, कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूस। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, मेंटेन स्टैंडर्ड बॉडी सब्सटेंस प्रिकॉशन। हमेशा ज़रूरी है ब्लड के एक्सपोजर को क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, आकि आप उसके उसमें ना जाओ, ब्लड के कांटेक्ट में ना आ जाओ। इसलिए क्या करना है, स्टैंडर्ड बॉडी सब्सटेंस प्रिकॉशंस अपने को लेने हैं। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, अप्लाई आइस और कूल कंप्रेसर टू द नोज। ये क्या करता है, कोल्ड कंप्रेसर क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होगी। ब्लड की सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग भी कम होगी। ये भी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 5 क्या बोला, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू ब्लो नोज फॉर सेवरल आवर। कुछ टाइम के लिए क्या करना है, ब्लो नहीं करना है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे क्लोटिंग बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी क्या, क्लोटिंग। ये भी क्या है, राइट आंसर होना है। ऑप्शन 6 क्या बोल रहा है, अवॉइड
विगोरस नोज ब्लोइंग, ये भी क्या है लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन, ये भी क्या है राइट आंसर होने वाला है। 5 और 6 तो दोनों सेम ही है, तो ये अपने क्या है ऑप्शन फर्स्ट को छोड़ के बाकी क्या होने वाला है 2, 3, 4, 5 और 6 जो अपने राइट आंसर होने वाले हैं, राइट आंसर क्या है होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर द पेशेंट विद रिसेंटली डायग्नोसिस अस्थमा, विच की पॉइंट वुड द नर्स बी श्योर टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर पेशेंट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ये भी क्या है साटा क्वेश्चन है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होने वाले हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है, अवॉइड पोटेंशियल एनवायरमेंटल अस्थमा ट्रिगर सच एज स्मोक। ऑप्शन 2, यूज द इनहेलर 30 मिनट्स बिफोर एक्सरसाइजिंग टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनहेलर ले लेंगे। ऑप्शन 3, वॉश ऑल बेडिंग इन कोल्ड वाटर टू रिड्यूस डिस्ट्रॉय डस्ट माइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगे, उसको कोल्ड वाटर में धोएंगे। ऑप्शन 4, बी श्योर टू गेट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप एवरी नाइट, 8 घंटे की नींद जरूरी है। ऑप्शन 5, अवॉइड फूड प्रिपेयर्ड विथ मोनोसोडियम ग्लूटामेट के साथ क्या है फूड बने उनको क्या करना है अवॉइड करना है। ऑप्शन 6, कीप ए सिम्टम एंड इंटरवेंशन डायरी टू लर्न स्पेसिफिक ट्रिगर फॉर योर अस्थमा, सिम्टम की डायरी बना के रखनी है ताकि क्या स्पेसिफिक ट्रिगर को क्या कर सको पता लगा सको। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नर्स केयर दे रही है किसको, अस्थमा के साथ डायग्नोसिस हुई है, पेशेंट को क्या कर रही है केयर दे रही है। ठीक है, तो उसके टीचिंग प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला, अवॉइड पोटेंशियल इन्वायरमेंटल अस्थमा ट्रिगर सच एज स्मोक। ठीक है, सबसे पहला क्या ये है कि प्रिवेंटिव स्टेप है, कैसा स्टेप है, प्रिवेंटिव स्टेप है। ठीक है, प्रिवेंटिव स्टेप है, पता है कि अस्थमा अटैक आ रहा है और किसी ट्रिगर की वजह से आ रहा है, तो जैसे कि स्मोक एक ट्रिगर हो गया, ये क्या है सच एज बोला गया, मतलब एग्जांपल दिया गया, जो भी उसके ट्रिगर्स है उससे क्या होना है उसको अवॉइड करना है। तो ये कि यहाँ पे सीधा सीधा क्या है राइट आंसर होने वाला है, ये भी यहाँ पे ये क्या है राइट आंसर होने वाला है। अगला क्या है, यूज़ द इनहेलर 30 मिनट्स बिफोर एक्सरसाइजिंग टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म। ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है ओटो डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज क्या हो जाती है ओटो डिमांड हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट भी क्या हो सकता है कि अस्थमा की अटैक में जा सकते हैं। तो ऐसा करो कि अगर उसको एक्सरसाइज करनी ही है तो उससे पहले क्या कर लो, 30 मिनट पहले क्या कर लो, इनहेलर ले लो, इनहेलर क्या कर लो यूज़ कर लो। तो ये भी क्या है राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, वॉश ऑल बेडिंग इन कोल्ड वाटर टू रिड्यूस द डिस्ट्रॉय डस्ट माइट्स। कोल्ड बेडिंग को क्या करो, कोल्ड वाटर में करो। ठीक है, डस्ट माइट्स को किल करने के लिए कोल्ड वाटर यूज़ किया जाता है या फिर क्या किया जाता है हॉट वाटर यूज़ किया जाता है। कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर यूज़ किया जाता है। कौन सा, हॉट वाटर यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है, हॉट वाटर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होने वाला है। ठीक, ऑप्शन 4 क्या बोला है, बी श्योर टू गेट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप एवरी डे, 8 घंटे की उसको क्या है नींद ज़रूरी होने वाली है। फटीग से क्या होता है नॉर्मली, फटीग से अस्थमा के साइन सिम्टम क्या होते हैं और भी सीवियर हो जाते हैं। तो ये क्या है पेशेंट को फटीग से और ज़्यादा थकने से बचाता है। तो ये भी राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 5 क्या बोल रहा है, अवॉइड मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो क्या कॉज करता है, एक तरह से ब्रोंकोस्पाज्म करता है, कॉजेज ब्रोंकोस्पाज्म करता है। तो ऐसे जो भी फूड है उसको क्या करना है, बिल्कुल क्या करना है अवॉइड करना है। बिल्कुल सही टीचिंग दी जा रही है। ऑप्शन 6 क्या बोला, कीप अ सिम्टम एंड इंटरवेंशन डायरी टू लर्न स्पेसिफिक ट्रिगर फॉर योर अस्थमा। अपने अस्थमा के लिए क्या करो, एक डायरी रखनी है जिससे क्या हो पर्सनल ट्रिगर को क्या कर सके पेशेंट आइडेंटिफाई कर सके और आसानी से पहचान सके। ये भी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। जो राइट आंसर होने वाले वो सारे अपने कौन कौन से होने हैं, ऑप्शन 1, 2, 4, 5 और 6, ये अपने राइट आंसर होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर द चेंज ऑफ शिफ्ट द नर्स इज असाइंड टू केयर फॉर फॉलोइंग पेशेंट, विच पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। इनमें से क्या कर शिफ्ट चेंज हो गई है, अब उसको क्या करे, एक नर्स को अलग अलग पेशेंट दिए गए, तो इनमें से कौन से पेशेंट को सबसे पहले जाके नर्स क्या करेगी, चेक करेगी। ऑप्शन फर्स्ट, 68 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑन वेंटिलेटर हुज स्टेराइल स्पुटम स्पेसिमेन मस्ट बी सेंड टू लेबोरेटरी में उसका सैंपल भेजना है। ऑप्शन 2, 57 ईयर ओल्ड पेशेंट विथ COPD एंड पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग फ्रॉम प्रीवियस शिफ्ट
ऑफ 80% सैचुरेशन। 80% सैचुरेशन पे क्या है उसकी सैचुरेशन है। ऑप्शन 3, अ 72-year ओल्ड पेशेंट विथ निमोनिया हु नीड्स टू बी स्टार्टेड ऑन IV एंटीबायोटिक्स। IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है 72 साल के पेशेंट को। ऑप्शन 4, अ 51-year ओल्ड patient with asthma who reports shortness of breath after use of ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलेशन। ब्रोंकोडायलेटर इन्हेलेशन के बाद क्या हो रहा है, उसको शॉर्टनेस हो रही है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिफ्ट चेंज हुई है। शिफ्ट चेंज के बाद में उसको ये 4 पेशेंट मिले हैं अलग अलग टाइप के। उनमें से पहला जो सबसे पहले प्रायोरिटी कौन सा रहेगी, टेक्निकली क्या पूछा है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी यहाँ पे अपने को पूछिए, क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला है, पेशेंट क्या है, किसके ऊपर है, वेंटिलेटर पे है और उसका स्पुटम का सैंपल भेजना है। तो ये क्या इमरजेंसी है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी देखने को मिल रही है क्या यहाँ पे, जी नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी नहीं देखने को मिल रही। लेबोरेटरी में आराम से सैंपल भेजा जा सकता है और कोई भी टाइमिंग नहीं दी गई है, नो टाइमिंग, ठीक है, कोई भी टाइमिंग नहीं दी गई। तो ये क्या है, राइट आंसर नहीं होना। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, 57-year ओल्ड पेशेंट विथ क्रोनिक COPD एंड पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग कितनी हो रही है उसकी, 90% हो रही है, ठीक है। वो भी क्या है, प्रीवियस पेशेंट के अंदर, ठीक है। जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज होती है COPD के पेशेंट के अंदर, जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल रेंज होती है वो कितनी होती है COPD के पेशेंट में, 88 to 92%। तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज है, एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, किस चीज़ के अंदर है, एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है। तो भी ये भी क्या है, प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होने वाली, ये भी क्या है, प्रायोरिटी नहीं होने। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 72 years ओल्ड पेशेंट विद निमोनिया हु नीड्स टू बी स्टार्टेड IV एंटीबायोटिक, उसकी क्या करनी है, IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। ये पेशेंट क्या है, हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑप्शन 4 को देख लेते हैं पहले, ऑप्शन 4 को देख लें। ऑप्शन 4 में क्या है, अस्थमा हो गया है, उसको क्या है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है और ब्रोंको डायलेटर यूज़ करने के बाद भी हो रही है। तो ये क्या अपना प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा, प्रायोरिटी कंसर्न रहेगा। तो ऑप्शन 3 क्या इतने प्रायोरिटी पे नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिले इसमें क्या है। ऑप्शन 4 क्या है हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन हमेशा कैसा होता है, ABC के बेस पे होता है, किस चीज़ के बेस पे होता है, ABC के बेस पे। और ABC के बेस के अंदर इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ABC देखने को मिल रहा है क्या, एयरवे और ब्रीथिंग के अंदर इसमें क्या देखने को मिल रहा है, डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। क्योंकि क्या बोल रहा है वो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, SOB बोल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग बोल रहा है। मतलब ट्रीटमेंट है जो क्या हो रहा है, इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इफेक्टिव नहीं हो रहा। और जो एयरवे वो क्या हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक इमीडिएट इमरजेंसी सिचुएशन है, ये क्या है इमरजेंसी ER सिचुएशन है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसी पेशेंट को देखना है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अगले MCQ की तरफ बढ़ते हैं। द 4 नर्सेज मेकिंग असाइनमेंट फॉर ए नेक्स्ट शिफ्ट। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्या देख रहे हैं, असाइनमेंट बनाई जा रही है। विच पेशेंट शुड बी असाइंड, इनमें से कौन सा पेशेंट असाइन करना है। ए न्यू नर्स, जो क्या 6 महीने का एक्सपीरियंस नई नर्स को, फ्लोटेड फ्रॉम सर्जिकल यूनिट टू मेडिकल यूनिट। मेडिकल यूनिट के अंदर क्या आई है, जो नर्स आई है कहाँ से आई है, सर्जिकल यूनिट से आई है। तो उसको कौन सा इसमें से पेशेंट दिए जाएंगे, मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे आए। ऑप्शन फर्स्ट, 58-year ओल्ड पेशेंट ऑन एयरबोर्न प्रिकॉशन ऑफ TB, एयरबोर्न प्रिकॉशन है उसको TB के। ऑप्शन 2, 65 साल 65-year ओल्ड पेशेंट हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी से रिटर्न हुआ है। ऑप्शन 3, a 72-year old patient who needs teaching about use of इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, यूज़ सिखाना है उसको किस चीज़ का, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का। ऑप्शन 4, a 69-year old patient with chronic COPD who is ऑन वेंटिलेटर डिपेंडेंट, वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट है। इनमें से 4 पेशेंट हैं, इनमें से कौन सा दोगे ऐसी नर्स को जो क्या है नहीं है, 6 महीने का क्या है, उसको एक्सपीरियंस है, ऊपर से कहाँ से, ये दूसरे वार्ड से आपके वार्ड में काम करने के लिए आई है, काम करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अगर कोई भी आप किसी और वार्ड से आया है, ठीक है, कोई भी क्या है दूसरे वार्ड से आया, तो उसको क्या कौन सा पेशेंट देना है, एक लो रिस्क का पेशेंट देना है। कौन सा, लो रिस्क
रिस्क का पेशेंट देना है, ठीक है। असाइनमेंट रूल क्या होता है, फ्लोट नर्स को सबसे प्रिडिक्टेबल पेशेंट मिलने चाहिए, और जो क्रिटिकल और अनस्टेबल आइसोलेशन पेशेंट है वो किस चीज़ को, कौन को देने चाहिए, एक्सपीरियंस को देने चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट देखने को मिलता है। लेकिन ये क्या एनक्लेक्स की बात हो रही है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखना सब, देखिए ऑप्शंस के अंदर सबसे लो रिस्क वाला पेशेंट कौन सा है, इसके अंदर देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन 3 है, जो क्या है सबसे लो रिस्क का पेशेंट है। उसको क्या करना है, सिर्फ आपको यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का क्या करना है, सिखाना है, क्योंकि एक लो रिस्क और स्टेबल पेशेंट है, उसको सिर्फ जाके क्या बताना है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहे हैं, हाई इन्फेक्शन है, क्या है, हाई इन्फेक्शन के चांसेस है, ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है, ब्रोंकोस्कोपी हुई है, बायोप्सी हुई है। तो इस टाइम पे क्या हो सकता है, एयरवे में क्या हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, प्लस ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी देखने को मिले। तो ये भी क्या है, एक्सपीरियंस नर्स को भी मिलना चाहिए, ये भी राइट आंसर नहीं होने। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, पेशेंट किस चीज़ पे, वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर वाला पेशेंट फ्लोटिंग नर्स के लिए स्टेबल है क्या, जी नहीं, ये भी उसके लिए क्या है, स्टेबल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a patient with TB is being prepared for डिस्चार्ज के लिए क्या किया जा रहा है, तैयार किया, विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट नीड फर्दर टीचिंग की उसकी क्या है, नीड है, मतलब ऐसा कौन सा गलत बात बोल दी उसने जिससे आपको लगता है कि उसको क्या करना चाहिए, और टीचिंग अपने को देनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, एवरी वन इज इन माई फैमिली नीड्स टू गो एंड सी द डॉक्टर फॉर TB टेस्टिंग, क्या सबको जाके क्या करना है, TB टेस्टिंग करनी है, बिल्कुल सही। ये क्या है, TB एक ऐसी डिजीज़ होती है एयरवे के थ्रू फैलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा क्या होती है, नीड होती है। कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग क्या होती है, नीड होती है। तो हर एक फैमिली मेम्बर्स को क्या बोलेंगे, उसके को क्या करें, जाके चेक करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। चेक करने के लिए क्या है, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 2 है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या है यहाँ पे, सही एजुकेशन, तो ये राइट आंसर होने वाला नहीं है, ये राइट आंसर होने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, आई विल कंटिन्यू टू टेक माई आयोनाइज्ड अंटिल आई एम फीलिंग कम्प्लीटली वेल, एक जब तक मैं कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं क्या अपनी आइसोनाइजाइड जो टैबलेट है उसको क्या कर लूँगा, कम्प्लीटली लेता रहूँगा, ठीक है, लेता रहूँगा। तो जो ट्रीटमेंट TB के अंदर चलाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेडिसिन होता है। और जो पेशेंट को आइसोनाइजाइड और दूसरी TB ड्रग्स है वो कितनी लेनी होती है, 6 से 12 महीने तक लेनी होती है, 6 से 12 महीने तक लेनी होती है, तब तक क्या ना हो जाए, सिम्टम्स रिजॉल्व ना हो जाए। अगर पेशेंट तब तक लेता है जब तक क्या हो जाता है, सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं, तो क्या हो सकती है, TB क्या कर सकती है, रिलैप्स कर सकती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होने वाला है, ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन 2 ही क्या है, राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन 3 क्या बोला है, आई विल कवर माई माउथ एंड नोज व्हेन आई स्नीज और कफ एंड पुट माई यूज टिश्यू इन अ प्लास्टिक बैग, ये राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही टीचिंग क्या करनी है, उसको देने वाली है। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है, इसके लिए उसको फर्दर टीचिंग की नीड नहीं है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, आई विल चेंज माई डाइट टू इंक्लूड मोर फूड रिच इन आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन C, ठीक है। न्यूट्रिशन रिकवरी में ये क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो TB ड्रग का जो कोर्स है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसको सिर्फ तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक क्या उसकी जो साइन सिम्टम हो वो क्या है, रिजॉल्व ना हो। अगर साइन सिम्टम लेने के बाद भी उस कंटिन्यू TB की ड्रग्स को करना चाहिए जब तक कि उसकी टाइम ड्यूरेशन दी गई है, नहीं तो क्या हो सकता है, TB क्या हो सकती है, अपनी रिलैप्स कर सकती है। पेशेंट को एजुकेशन रिलैप्स करना है, और ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे पढ़ते हैं। द नर्स इज एडमिटिंग अ पेशेंट होम डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, मस्ट बी रूल्ड आउट। द पेशेंट हिस्ट्री एंड असेसमेंट रिवील्स ऑल दीज फाइंडिंग्स
विच फाइंडिंग सपोर्ट द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इनमें से कौन सी डायग्नोसिस है जो सपोर्ट करता है किस चीज़ को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। पढ़िएगा क्वेश्चन को, मैं पानी पी लेता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, द पेशेंट वाज रिसेंटली इन मोटर व्हीकल क्रैश हुआ पेशेंट का। ऑप्शन टू, द पेशेंट पार्टिसिपेटेड इन एरोबिक एक्सरसाइजेज प्रोग्राम फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन थ्री, पेशेंट गेव बर्थ टू हर यंगेस्ट चाइल्ड 1 ईयर अगो, मतलब क्या है, फीमेल पेशेंट है, इससे क्या पता चल गया, फीमेल पेशेंट है, ठीक है, ये बोल रहा है। ऑप्शन थ्री, द पेशेंट वाज ऑन बेड फॉर रेस्ट 6 आवर आफ्टर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के बाद क्या हुआ है, 6 घंटे के लिए वो क्या हुआ था, बैठा रहा था टेस्ट उसके ऊपर, बेड के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन 4 को देख लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन 4 को देख लेते हैं, पेशेंट वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर 6 आवर आफ्टर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, सिर्फ 6 घंटे के अंदर इमोबिलिटी से क्लोट क्या बनने का रिस्क क्या होता है, बहुत ही लो होता है, लो रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है, लो रिस्क होगा, ये कैसा होगा, लो रिस्क होगा। तो ये क्या है, ऑप्शन राइट आंसर नहीं होने वाला है, इसलिए प्रोलोंग इमोबिलिटी होती है, तब क्या हो सकता है, अपने को एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। ऑप्शन 3 क्या बोला, पेशेंट गेव बर्थ टू हर यंगेस्ट चाइल्ड 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो क्या किया था, उसके यंगेस्ट चाइल्ड को क्या किया उसने, बर्थ दिया है, ठीक है। पोस्टमार्टम क्लोटिंग का रिस्क क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन तब भी कब वो फ्यू वीक्स के टाइम हो, 1 ईयर का टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा, ये भी राइट आंसर नहीं होने वाला। ऑप्शन 2 क्या बोला, पेशेंट पार्टिसिपेटेड इन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर 6 ईयर, ये तो उल्टा क्या है, प्रोटेक्टिव है, ये तो क्या है, वापस प्रोटेक्टिव है, कैसा एक्शन है, प्रोटेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। और डीवीटी से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, डीवीटी से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या, ये भी क्या है, राइट आंसर नहीं होना। ऑप्शन फर्स्ट क्या, पेशेंट वाज रिसेंटली इन मोटर व्हीकल क्रैश के अंदर क्या है था, पेशेंट था। मेजर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के देखिएगा कौन सा, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, प्रोलॉन्ग क्या हो चुकी है, उसको इमोबिलिटी हो चुकी है, ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा सर्जरी हुई है कोई उसकी, ठीक है, या फिर क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर है। इन सब से क्या होता है, वीनस के अंदर क्या बन जाता है, स्टेसिस बन जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड रुक जाता है और क्लॉट बन जाता है। अगर मोटर व्हीकल क्रैश हुआ है, उसको क्या हुआ है, मोटर व्हीकल क्रैश हुआ है, मतलब पेशेंट को क्या हुआ, वो इमोबाइल हो गया था, और शायद उसको क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हुआ होगा, सर्जरी भी हुई होगी, इसलिए क्या हो सकता है कि उसका जो रिस्क है वो बढ़ गया है, रिस्क है वो क्या हो चुका है, बढ़ गया हो। यही क्या अपना राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो थैंक यू गाइस, ये थे आज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनक्लेक्स के एमसीक्यूज़, किस चीज़ के, एनक्लेक्स के एमसीक्यू, जो नॉट सेट प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। और याद रखिएगा हमारा चैनल पर एक क्या चल रही है, शॉर्ट्स की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 1 मिनट लर्निंग करवाई जा रही है, 100 एनक्लेक्स के शॉर्ट्स करवाए जा रहे हैं, उसके अंदर एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए और भी बेस्ट रहने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके प्रिपरेशन हमेशा बाकियों से एक स्टेप क्या हो, हमेशा आगे हो। थैंक यू गाइस।